Assalamualaikum students. Today we are going to discuss ISA 200, that is relating to the overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the international standard on auditing. ठीक है, आपको पता है कि जो ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक सीरीज़ में है, मतलब ISA 200 सीरीज़ है, उसके बाद 300 है, 400 है, और ये बेसिकली जो सीरीज़ है ये डिपिक्ट करती है स्टेजेस ऑफ ऑडिट को। ठीक है, मतलब एक ऑडिट के लिए जब कोई चार्ट अकाउंटेंट फर्म अपॉइंट होती है तो वो किस किस फेज से गुजरती है। मतलब सबसे पहले क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप जो है ना हमें ऑडिट कर दें, ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फिर हम उनके साथ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो डिसाइड करते हैं कि उस इंगेजमेंट का स्कोप क्या होगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी ऑडिट से रिलेटेड, चार्ट अकाउंटेंट जो इंगेजमेंट पार्टनर है या फर्म है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, इंगेजमेंट टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर कोई लॉ रेगुलेशन इस जो है प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो हम उन उन इम्प्लीकेशंस को किस तरह से देख रहे होंगे। ठीक है, फिर ऑडिट को प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना, फील्ड वर्क है तो वो परफॉर्म करना, एंड देन रिपोर्ट करना। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर ये जो स्टेजेस हैं इन पे स्टैंडर्ड्स जो है ना डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब जैसे आइजा 200 है, दैट इज़ रिलेटिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, कि जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुए हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये डिसाइड करती हैं कि एक क्लाइंट के दरमियान, मतलब मैनेजमेंट के दरमियान जिसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है, और ऑडिटर के दरमियान, उनके दरमियान क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं। ठीक है, आया कि वो रीज़नेबल अश्योरेंस चाहते हैं जिसे हम ऑडिट कहते हैं, या वो रिव्यू इंगेजमेंट में इंटरेस्टेड है, मतलब वो एक लिमिटेड अश्योरेंस चाह रहे हैं। ठीक है, या वो किसी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाने जा रहे हैं, या किसी सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाने जा रहे हैं, या किसी एक कंपोनेंट को ऑडिट करवाने जा रहे हैं, या किसी ग्रांट, कोई लेट्स सपोज किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मिली है, या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को मिली है, उसको ऑडिट करवाने जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हम देख रहे होते हैं कि इनकी बेसिस पे हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग्स एक इंगेजमेंट लेटर की फॉर्म में ड्राफ्ट करना होती है। ठीक है, मतलब मेन ऑडिटर्स का जो एक इंगेजमेंट लेटर है उसी से डिसाइड हो रहा होता है कि आपकी जो स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होगा, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड है ये प्योरली ऑडिट से रिलेटेड है, तब, और ऑडिट किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट का। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ये होता है कि कोई जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनी होती है, कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस मतलब कवरिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। ठीक है, और स्पेशल पर्पस के स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट्स है, किसी लॉ ने डिफाइन कर दी, रेगुलेशन ने डिफाइन कर दी, या स्पेसिफिक कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसकी बेस पे कोई फाइनेंशियल्स बन रहे हैं, उनका ऑडिट के लिए आप अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। हमने ये डिसाइड देखना होता है इस टाइम पे कि हम किस को ऑडिट करने जा रहे हैं और उसका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड से वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्कोप है कि दिस आइजा डील विद द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन कंडक्टेड एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द आइजास। ठीक है, स्पेसिफिकली इट सेट्स आउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड एक्सप्लेन्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, designed to enable the independent auditors to meet those objectives. It also explains the scope, authority and structure of the ISAs. ठीक है, इस सारे आइजाज के बारे में बता, क्योंकि देखिए ये एक ओवरऑल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डील कर रहे हैं, तो ओवरऑल में जो स्पेसिफिक आइजाज हैं वो बेशक आपके प्लानिंग के आइजाज हैं, वो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के आइजाज हैं, वो आपकी रिपोर्टिंग के आइजाज हैं, वो इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के हैं, वो एक्सटर्नल अगर आपने कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व करना है उसके ऑडिटर्स हैं, आइजा 600 है, 610 है, 20 है, कोई कंपोनेंट ऑडिटर्स को इन्वॉल्व करना है 600 है। इन सारे जो आइजाज हैं उनको भी ये कि मतलब इसकी इन डेप्थ स्टडी नहीं होगी ये उन स्टैंडर्ड्स की इसमें, लेकिन ये एक लिंकेज प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें और वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं।
उसके बाद लिखा जी कि द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज रेफर टू एज द ऑडिटर, ठीक है, मतलब आगे से इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को हम सिर्फ ऑडिटर लिखेंगे। ISAs are written in the context of an audit of financial statement by an auditor, ठीक है, they are to be adapted as necessary in the circumstances when applied to audit of other historical financial information। कह रही है कि जो आइजाज है ना वो सारे इस कॉन्टेक्स्ट में लिखे हुए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कोई और सभी साहब देने लग गए हैं ऑडिट नेचर की, वो और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लेट्स सपोज कोई वैसे कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, दो कंपनीज के दरमियान, एक मतलब एक गवर्नमेंट और कंपनी के दरमियान गवर्नमेंट ने ग्रांट दी दूसरी कंपनी को, अब लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो बननी है रिकॉर्ड बनने वो उसकी बेस पे बनने हैं, मतलब उन पे ना तो कोई IFRS लगने हैं ना कोई IAS लगने हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग होगी, ठीक है, मतलब इतने पैसे आए, इतना खर्चा हुआ, ये बच के पैसे, ये कैरी फॉर, इस तरह से एक स्टेटमेंट बनी हुई है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इन आइजाज को अमेंड कर लेंगे, मतलब देखिए जो इसेंस है ना, जो ट्रू स्पिरिट है वो यही रहेगी, बस क्या होगा कि जो आपने एक स्पेसिफिक इंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आप इन आइजाज को अडेप्ट कर लेंगे उन चीज़ों को, मतलब उनके साथ लिंकेज करने के लिए, ठीक है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है जी, द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू इन्हांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ऑफ इंटेंडेड यूजर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है, आप देखें मैनेजमेंट ही कंपनी को मैनेज करने की जिम्मेदार थी, उसी ने रिकॉर्ड बनाए हैं, तो लिहाजा वो तो चाहेंगे कि जो है ना ट्रू पिक्चर वो आए, मतलब एक अच्छी पिक्चर आए, ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे आए, बैलेंस शीट्स अच्छी हो, एसेट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हो, लाइबिलिटी कम नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस केस में जो ओनर्स होते हैं वो, या मतलब जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो गवर्नमेंट होती है, वो कहते हैं कि कोई ऐसे लोग होने चाहिए, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है इन पे अपना ओपिनियन दे और वो इंडिपेंडेंट हो, वो हमसे भी इंडिपेंडेंट हो और वो मैनेजमेंट से भी, और वो एक ट्रू ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इसीलिए जो है वो फर्म से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऑडिट कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करें। The audit of financial statement does not relieve the management or those charged with governance of their responsibility, ठीक है, ऑडिट हो गया, ओपिनियन आ गया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक काम किया है, ये है वो है, ठीक है, अब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है वो अपनी जगह पे है, ये ऑडिट जस्ट क्या कर रहा है कि एक जो अकाउंट्स मैनेजमेंट ने बना के दिए हैं उस पर एक इंडिपेंडेंट पार्टी का एक ओपिनियन ले रहे हैं कि हाँ ठीक है ये बिल्कुल सही बने हुए हैं, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस है, ये एज़ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं, एज़ पर IFRS हैं उनके तहत बने हुए हैं, तो लिहाजा जो थर्ड पार्टीज़ है, ये जो इंटेंडेड यूज़र है वो कॉन्फिडेंस पे आ जाते हैं। अब देखें, अब एश्योरेंस की भी टाइप हो सकती है, कोई रीजनेबल एश्योरेंस है, उसके बाद लिमिटेड एश्योरेंस है। रीजनेबल एश्योरेंस है कि इज़ अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ये दो अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है, सफिशेंट और अप्रोप्रिएट, ठीक है। सफिशेंट बेसिकली रिलेट करता है क्वांटिटी से, कि आपने कितनी ट्रांजैक्शंस देखी जो कि बिल्कुल ठीक थी, मतलब 100 आपने चेक किए, ठीक है, उसमें से कुछ 70% बिल्कुल चीज़ें ठीक है, कोई 30% का डिफरेंट है, इस तरह है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट रिलेट करता है क्वालिटी से, कि जो आपने देखी है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब देखें ना, कई दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ें ठीक चल रही होती है लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और तो हम इसीलिए कहते हैं कि यार कम काम कर लो या कम आप वो कर लो, जैसे पेपर्स में भी होता है कि आप 2 पेपर्स दे लें लेकिन इंश्योर करें कि वो पास कर लें आप, ठीक है, ताकि एक डेकोरम जो है वो बना रहे और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है जी। ये रीजनेबल एश्योरेंस होगी कि जिसमें एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद है लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है, जिसे आप रिव्यू इंगेजमेंट भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि ऑडिटर्स जो है वो इतने कोई एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जस्ट इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन, इस तरह की चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ओपिनियन जो है वो रीज़नेबल एश्योरेंस नहीं होता, वो लिमिटेड एश्योरेंस होता है। इसलिए जो हाफ ईयर के अकाउंट्स होते हैं ना 6 महीनों के लिस्टेड कंपनी के केस में, तो उनका एज़ पर IS 34 जो है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
वो अकाउंट्स बन रहे होते हैं और ऑडिटर्स उन पे ISRE 2410 या 2420 उसमें ओपिनियन जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है, और वो रिव्यू इंगेजमेंट होती है। हाउएवर, और लेकिन जो साल के अकाउंट्स बनते हैं पूरे एक साल का, तो उनका फिर ऑडिट होता है, उसमें रीजनेबल एश्योरेंस ही होती है। हाउएवर इसीलिए कहते हैं ना कि जो साल का ऑडिटर उस पर ऑडिटर ओपिनियन दे रहा होता है, और जो रिव्यू इंगेजमेंट होती है उस पर कंक्लूजन दे रहे होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव सेंस में कि बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस वी हैव मतलब नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द appropriate financial reporting standard. However, reasonable assurance is not an absolute level of assurance, ठीक है, ये बड़ी क्लियर बात लिखती है कि reasonable assurance का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई बाकी बिल्कुल चीज़ें ठीक है, because there are inherent limitation of an audit, ठीक है, ऑडिट में कुछ inherent limitations भी होती है। देखिए ना, आप क्लाइंट ने मतलब मैनेजमेंट एक साल की ट्रांजैक्शन का 2-3 महीनों में या 120 दिनों के अंदर जो है ना वो ऑडिट हो रहा होता है, उससे पहले तो क्लाइंट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल कर रहे होते हैं, क्लोजिंग कर रहे होते हैं। ऑडिटर तो मैक्सिमम 1-2 महीने के लिए जाते हैं, वो देख लेते हैं। तो एक तो टाइम की लिमिटेशंस भी होती है, दूसरी ये होती है कि ऑडिटर्स है ना वो ऑडिटर्स को क्लाइंट जो है वो इंटेंशली या अनइंटेंशली कंप्लीट डाटा प्रोवाइड ना कर सके, ठीक है, या हम क्योंकि सैम्पलिंग बेस पे ऑडिट कर रहे होते हैं, जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है उसमें चीज़ें बिल्कुल ठीक आ जाए, ठीक है, और जो जिसमें थोड़े इश्यूज थे या कोई मिसस्टेटमेंट थी वो हो जाए, मतलब स्किप हो जाए। हालांकि इस तरह होता नहीं, ठीक है, ये रिस्क की तरफ चला जाता है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या है, इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें पढ़ रहे होंगे 300 की सीरीज़ में। लेकिन ऑडिटर्स एक रीजनेबल एश्योरेंस एक मतलब प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में ऑडिट कर रहे होते हैं, तो लिहाजा इस तरह की चीज़ों के चांसेस वैसे कम ही होते हैं। लेकिन उन्होंने ये लिख दिया है कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है जी। उसके बाद ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर्स के, ठीक है, ये स्टैंडर्ड अब जिधर से स्टार्ट, और इससे पहले हमने स्कोप पढ़ा है और एक बैकग्राउंड डिस्कस किया है कि ऑडिट होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्यों करवाना ज़रूरी है, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, रिव्यू इंगेजमेंट क्या होती है। अब है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स आर to obtain reasonable assurance, ठीक है, about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion, ठीक है। मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है कि मटीरियल का लफ्ज़ है मटीरियलिटी से, कि देखिए लेट्स सपोज कंपनी की रेवेन्यू है 900 मिलियन का, ठीक है, उसमें से बाकी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 2 मिलियन की कोई एरर्स या कोई इस तरह की चीज़ हुई है। देखिए 2 मिलियन और 900 मिलियन मतलब उसका बहुत कम परसेंटेज थी, तो लिहाजा ये हमारे लिए इमटीरियल है। हाँ मटीरियल होता है कि अगर 900 मिलियन का रेवेन्यू है, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कोई 450 मिलियन का, वो अभी बिल्कुल जूनियर एंड पे हुआ है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट है वो 2-3 सालों का, लेकिन क्लाइंट ने सारा रेवेन्यू इसी साल में बुक कर लिया है, तो ये एक बड़ा रिस्क है, रिस्क ऑफ मटीरियल मतलब मटीरियल है ये, ठीक है, मिस स्टेटमेंट है ये। तो अगर क्लाइंट इसको ठीक नहीं करता तो आप अपना ओपिनियन को मॉडिफाई करें। उसके बाद है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द आइजाज। In all cases, when reasonable assurance cannot be obtained and a qualified opinion in the auditor's report is insufficient, ठीक है, कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर सके किसी भी वजह से, वो एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सके, मैनेजमेंट ने उनको डाटा प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, तो इस केस में फिर क्या होगा, आप अपने ओपिनियन को क्वालिफाई करें, एतराज़ लगा दें कि भाई अपना ओपिनियन मतलब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे लें, एडवर्स दे लें, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप क्वालिफाइड या ओपिनियन का सोच रहे हैं देने का, लेकिन वो भी आपको लग रहा है कि इनसफिशेंट है, हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब है, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप भाई ना डिस्क्लेमर ऑफ सबसे पहले आप विड्रॉ करें, मतलब रिज़ाइन करें, कह दें कि हम ऑडिटर्स ऑडिट नहीं कर सकते आपका। लेकिन कई केसेस में ऐसे होता है कि आपको लॉ ने अपॉइंट किया होता है या कोर्ट ने अपॉइंट किया होता है, तो आप रिज़ाइन या विड्रॉ की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर स्टैंडर्ड आपको फिर देता है कि आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दें, ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप प्रॉपर लिख रहे होते हैं कि हम ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुए थे, लेकिन ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें डाटा नहीं मिल सका, तो आप उसमें क्लियरली लाइन लिख रहे होते हैं कि
हमें नहीं आइडिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनी हुई है क्या सर, क्योंकि हमें अपॉइंट किया था लेकिन हमें इन रीज़न की वजह से डाटा ही नहीं मिल सका, लिहाजा हम इस पर क्या ओपिनियन दें। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर कहते हैं कि विड्रॉ से भी बुरा होता है। विड्रॉ तो ठीक है ना, एक ऑडिटर्स को अपडेट ने डाटा नहीं दिया और उन्होंने विड्रॉ किया, आराम से चले गए, आपने कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट किया, उससे ऑडिट करवा लिया। ठीक है, या मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा ऑडिटर उस तरीके से ऑडिट नहीं करेगा, लेकिन देखिए आप मतलब उसकी जजमेंट और है, प्रोफेशनल जजमेंट्स होती है ना सारी, शायद उन चीज़ों को उसके सैंपल में वो ना आए या ये और एंगल से करे। ठीक है, लेकिन देखिए जो दूसरा ऑडिटर आएगा ना वो पहले देख रहा होगा कि इससे पहले कौन थे, ठीक है, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया, वो कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप उससे ऑडिट करवा लें। लेकिन डिस्क्लेमर में क्या होता है कि फर्म अगर ओपिनियन दे रही होती है तो वो ज़्यादा खतरे वाली बात होती है। उसके बाद है जी फिर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होते हैं। ठीक है, मतलब आपने एक प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है और एक्नॉलेज भी किया हुआ है कि सारे डिस्क्लोज मैंने पूरे कर दिए हैं। ठीक है, जो आपने डिस्क्लोज पूरे नहीं किए, जिनसे डिपार्ट किया है, आप उनका भी वो डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है कि आपने एक जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उसके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद वही आ गया कि सफिशेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होता है कि आपने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया वो सफिशेंट है, इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, क्वांटिटी होती है। द क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कि जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं कि इस रेवेन्यू के हेड में कितना रिस्क है, एडवांसेस डिपॉजिट प्री पेमेंट के हेड में कितना रिस्क है, तो आप उसकी बेस पे फिर क्वांटिटी डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसकी मैंने इतनी ट्रांजैक्शन टेस्ट करनी है, इसकी मैंने इतनी ट्रांजैक्शन टेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद है अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, दैट इज दैट इट्स रेलिवेंस एंड इट्स रिलायबिलिटी, कि वो कितना ऑडिट एविडेंस जो मैंने obtain किया है रेलिवेंट है मेरे ऑब्जेक्टिव से और कितना वो रिलायबल है। ठीक है, होता है ना इस तरह कि आपने 100 ट्रांजेक्शन चेक की, ठीक है, पता चला कि 90 ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप में रिलायबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है कोई शक है, आपकी मतलब जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ना वो सही इंश्योर नहीं हो पा रहा, तो लिहाजा आपकी अप्रोप्रिएटनेस का इशू है। उसके बाद देखिए ऑडिट रिस्क हो सकता है। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क की बात है, डेफिनेशन है ये, मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट है। उसके बाद प्रीमाइज। प्रीमाइज बेसिकली कहते हैं कि फाउंडेशन आपकी कि जिस पे वो बेस कर रही है कि द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस हैव एक्नॉलेज्ड एंड अंडरस्टैंड दैट दे हैव फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जब आप ऑडिट शुरू करते हैं ना, ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव में ये भी ज़रूरी है कि सबसे पहले डिसाइड कर ले कि जो मैनेजमेंट है वो क्या एक जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रीमाइज जिसे आप कह रहे हैं, क्या वो उनको इंश्योर कर रही है, मतलब उसको एक्नॉलेज कर रही है कि जैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करके दे बना के देनी है। ठीक है, ये नहीं है कि ऑडिटर जाके उधर 120 डेज में अपने ऑडिट करवाना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करवाना होती है, ऑडिटर्स जाके उधर 2 महीने जाके उनकी पहले क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, और फिर ऑडिट करते हैं, तो वो क्या सही ऑडिट करेंगे? वो सही ऑडिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने सबसे पहले जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना होता है। सॉरी अभी कॉल है, 1 मिनट बस रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, सब आप बताएं ठीक है। नहीं नहीं बताए ब्रो, कोई मसला नहीं। अच्छा, सही, सही है। अच्छा, नहीं तो मार्कअप तो हमने पे किया होगा ना बैंक से, पेमेंट की एंट्री है ना ये। सही है, तो इससे पहले हम इसको लाइव ग्रुप को भी फाइनेंसिंग ले रहे थे ना, तो किधर बुक करते थे मार्कअप, किस लेजर पे ये वाला?
मार्कअप नहीं दिया था। सही है। हम्म। सही है। हम्म। अच्छा, पीआरडी में इसकी एंट्री क्या हुई है? बैंक क्रेडिट और डेबिट किसको किया हुआ है? और हमारे पास ये है नहीं इस तरह की। लेकिन जो हम देखें ना, अन जो हाँ, अच्छा, जो अनआइडेंटिफाइड रिसीट्स हैं, वो तो कस्टमर्स वाला वो वाला लेजर है ना, मतलब एक्सपेंस का लेजर तो नहीं है ना वो तो एक्सपेंस का लेजर नहीं है, ये तो एक हमने एक्सपेंस की एंट्री करनी है। तो लेकिन लेकिन देखें ना, आप उसमें इसको डालेंगे ना, तो ये जब अकाउंट्स बनाएंगे तो वो एक्सपेंस का हेड नहीं है, वो एसेट वाली साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो सही नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ तो कंफर्म है ना कि मार्कअप है ये। ठीक है, नरेशन में ही लिखा। तो हाँ, तो आप इसकी ना डिस्क्रिप्शन इस तरह से कर देना कि मार्कअप ऑन जो है ना इलाही ग्रुप वगैरह, लेकिन इसको सही है। लेकिन आप इसको ना हम्म, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको ना मार्कअप वाली में ही करें। मार्कअप हमारा शॉर्ट टर्म बोर्डिंग, लॉन्ग लॉन्ग टर्म और एलसी वगैरह पे आ रहा है ना, उन्हीं एक्सपेंस वाले लेजर उनमें बुक करें तो बेहतर रहेगा। बाद में हम इसका चलो लेजर खोल के जो है ना इसको अलग से कर लेंगे, लेकिन है तो ये एक्सपेंसिव। यही इसकी इलाही ग्रुप के मार्कअप की। तो चलो ठीक है, आप उसमें आप एक दफ़ा कर दें, इसको फिर एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, हाँ, चलो ठीक, सही हो। चलो ठीक। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। सॉरी, कॉल आ गई थी। अच्छा जी, प्रीमाइज हो गया कि मैनेजमेंट प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, इंटरनल कंट्रोल्स हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आ रही हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड विद द ऑडिटर। और देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, इंटरनल कंट्रोल बना दी। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उससे की डिटेल्स क्या होंगी? लेट्स सपोज मेरे पास रेवेन्यू आ रहे हैं, मेरे पास रेवेन्यू की डिटेल हो, मंथ वाइज डिटेल हो, इनवाइस वाइज डिटेल हो, तो अब ऑडिटर्स को उन्होंने ये डाटा ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, additional information that the audit may request, unrestricted access to person within the entity from whom the auditor determine it necessary to obtain audit evidence। ठीक है, तो ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और डाटा प्रोवाइड करना है। उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन है कि द एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द कंटेक्स्ट provided by auditing, accounting and ethical standard in making informed decision about the courses of action that are appropriate in the circumstances of audit engagement। ठीक है, कि आपने प्रोफेशनल जजमेंट क्या है कि आपने जो ट्रेनिंग ली है, फर्म में 3.5 साल लगाए हैं। ठीक है, आपने जो सीए के पेपर्स 21 पेपर पास किए हैं, आपने एक्सपीरियंस है, डिफरेंट क्लाइंट्स के ऑडिट किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई इस तरह के सर्कमस्टांसिस आते हैं जिनसे
कि आपने कोई एक्शन लेना है, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, तो आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, अपनी प्रायर नॉलेज जो है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, ये बैलेंस आ रहा है, ये कैसे बैलेंस आया है, ये किस प्रोसेस के थ्रू आया है, ठीक है, ये किस पार्टी को पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, आपको मतलब उसकी एक, जिसे कह लें कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपने चीज़ें लिखी हुई ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेनी, आपने उनकी इन डेप्थ एक जो है ना, वो इन डेप्थ से मुराद ये कि एक प्रॉपर जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ठीक है, आपने यही देखना है कि भाई शायद कोई एरर या फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, अपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है ताकि आपके जो माइंड में रिस्क है वो सारे कवर हो सकें। उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है, उसकी वो क्या है, द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। अभी ऑडिट हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन जब ऑडिट हो जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक रिस्क होता है कि ठीक नहीं है। ठीक है, कौन कौन से एरियाज ठीक नहीं है, ये प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस एरिया पे कितने आपने जो है ना प्रोसीजर्स लगाने हैं ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो चीज़ें होती है कि इनहेरेंट रिस्क होता है और एक कंट्रोल रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क ये है कि लेट्स सपोज जैसे कोई आपने कोई अजम्पशंस वगैरह ली हुई हैं, ठीक है, आपने कहा कि इतने रिसीवेबल जो है ना मेरे वो डाउटफुल है। ठीक है, तो ये सारी अजम्पशंस होती है, तो उसमें एक इनहेरेंट रिस्क होता है कि शायद कल को जो आपने अजम्पशंस ली हैं वो ट्रू स्टैंड ना करें। ठीक है, कंट्रोल रिस्क होता है कि जो एंटिटी ने ट्रांजैक्शंस पे, प्रोसीजर्स पे जो कंट्रोल्स अप्लाई किए हुए हैं वो प्रॉपरली जो एरर्स हैं उनको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, और अगर प्रिवेंट डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो वो उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऑन टाइमली बेसिस, तो ये कंट्रोल रिस्क होता है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें कहीं नज़र आती है, मतलब ये डिफरेंसेस, तो आप जो है फिर उन एरियाज़ पे थोड़ा एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, मतलब अपने जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनको आप डिसाइड कर रहे होते हैं अपने ऑडिट रिस्क की बेसिस पे। उसके बाद ये स्टैंडर्ड है, इसकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ऑडिटर्स जो है ना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपने मेंटेन रखना है, जो अभी आप पढ़ के आए हैं। प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है। देखिए ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर्स के, जब ऑडिट करना है उसके। ठीक है, देखिए हर कंपनी के ऑडिटर्स मतलब कोई किस सेक्टर में है, कोई किस में है, तो वो उनके प्रोसीजर्स, उनकी ऑपरेशंस, उनकी ट्रांजैक्शंस वो डिफरेंट होती है। जब ऑडिटर्स ने अपना ओपिनियन देना है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो उसने भी एक इस तरह का माइंड रखना है फ्लेक्सिबल, कि वो उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड एक फ्लेक्सिबल हो, आप उसको चेंज कर सकें और अपने हिसाब से जो है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सफिशेंट अप्रोप्रिएट क्या होता है। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द आइजाज, आपने ऑडिट जो करना है वो एज पर आइजाज करना है। ठीक है, आइजाज के मुताबिक क्या है कि द ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑल आइजाज। ठीक है, आपने कंफर्मेशन भेजनी है, आपने इंटरनल ऑडिटर्स के काम को चेक किया, आपने कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व किया। ठीक है, आपने आइजा 700 ओपिनियन दिया, ये सारी चीज़ें आपने जो है आइजाज के मुताबिक ऑडिट करना है। ठीक है, द ऑडिटर शैल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर टेक्स्ट ऑफ एन आइजा, आपको उस आइजा के प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, द ऑडिटर शैल नॉट रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद आइजा इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स अनलेस द ऑडिटर हैज़ कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस आइजा, कि आपने एक आइजा पे काम ही नहीं किया, वो रेलिवेंट ही नहीं था ऑडिट से रिलेटेड, और आपने कह दिया कि मैंने अप्लाई किया है, तो इससे नहीं, आपने ऑडिटर ने आइजाज से कंप्लायंस उसी टाइम शो करनी है जब वो उस पे, मतलब उसने उनको कंप्लाई भी किया हो। Objective stated in individual ISAs. To achieve the overall objective of the auditor shall use the objective stated in the relevant ISAs. ठीक है, हर आइजाज में भी ना, जिस तरह हमने अभी इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना कि दो हैं,
कि आपने ऑडिट करना है एज़ पर आइज़ाज, ठीक है, रिपोर्ट देनी है। इसी तरह हर आइज़ा के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आपने उनको भी फुलफ़िल करना है और ये इवेलुएट करना है कि क्या मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट से जो है ना आपने वो कंप्लाई करना है, आपने देखना है कि ये आइज़ा मेरे से रेलिवेंट है भी या नहीं। जैसे कि देखें ना, एक कंपनी को ऑडिट करने के लिए गए, ठीक है, आपने ऑडिट किया। अब जैसे आइज़ा है 610 इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड। अब उस कंपनी में कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं था, वो छोटी स्मॉल साइज कंपनी थी, तो वो उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, रेलिवेंट ही नहीं है उसके लिए, मतलब वो कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती आपकी, ठीक है। उसके बाद है फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। इफ़ एन ऑब्जेक्टिव इन रेलिवेंट आइज़ा कैन नॉट बी अचीव्ड द ऑडिटर शैल, मतलब एक आइज़ा ने आपको कहा कि आप ये काम करें, ये प्रोसीजर अप्लाई करें, आपने वो किया और उस ऑब्जेक्टिव से आपको कुछ नहीं मिला, मतलब आप परफॉर्म ही नहीं कर सके उस ऑब्जेक्टिव को, आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर सके, तो क्या है, द ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर दिस प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर and thereby requires the auditor in accordance with this ISA to modify the auditor's opinion or withdraw from engagement, ठीक है। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को obtain या अचीव नहीं कर सके तो इवेलुएट करें कि उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिट कर रहा है, ठीक है, तो आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करें। अगर मॉडिफाई करने से भी काम नहीं बन रहा तो फिर आप विड्रॉ या जो है आप रिज़ाइन की तरफ जाए, ठीक है। बाकी जी इसके बाद इसका एप्लीकेशन मटेरियल है। होपफुली मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें जो है ना वो समझ आए, एक प्रैक्टिकल वे में, मतलब एक नॉर्मल वे में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकली किस तरह चल रही होती हैं। उसके बाद ये भी आपके लिए पढ़ने की चीज़ें हैं, ये आप लाजमी पढ़िएगा एप्लीकेशन मटेरियल, ठीक है। मैंने तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट की। देखिए जो मैं आपको बोल के ही बता रहा हूँ ना, वो बहुत सी चीज़ें अंदर लिखी हुई हैं, शायद मैं वो रीड करके नहीं बता रहा, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो पर्पज़ है, जो मकसद है, जो रियल मीनिंग है, वो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, और ये स्टैंडर्ड से पढ़ाना थोड़ा एक क्रिटिकल होता है, क्योंकि इससे कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाती है कि कोई भी चीज़ रह नहीं जाती इससे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। वो जनरल पर्पस भी हो सकती है, जो वाइड रेंज ऑफ यूज़र को कवर करती है, कुछ स्पेसिफिक यूज़र को कवर करती है, तो वो स्पेशल पर्पस है, ठीक है। द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफन इनकम्पासेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश बाय द अथोराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइज, ठीक है। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, वो जैसे कि IASB ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, तो IFRS वगैरह हैं, ये डिसाइड कर रहे होते हैं, जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ हैं वो, जैसे लिखा, जैसे IFRS जो है ना वो IASB ने डिसाइड वो बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, रिटेन्ड अर्निंग, कैश फ्लो, ओनर्स इक्विटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहे होते हैं, वो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आपने जब अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में फुलफिल करना है, तो वो क्या है, आपने ICAP का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको भी फुलफिल करना है, ठीक है। जो IASBA कोड है उसको भी आपने फुलफिल करना है। आपने इंटेग्रिटी, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर जो है, इंटेग्रिटी आपने ईमानदारी से काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी आपने इंडिपेंडेंटली काम करना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आपके पास नॉलेज आपका अपडेट होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड्स में या उसमें कोई न्यू अपडेशन आई है आप उनसे प्रॉपरली फेमिलियर हो। देखिए ना, आप एक चीज़ से प्रॉपरली फेमिलियर होंगे तो ही तो आप उसका सही तरह से ऑडिट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं, ठीक है, आप मतलब जो IFRS 15 है वो नया स्टैंडर्ड है, उससे पहले 18 होता था, ठीक है। अब 15 ने तो मुकम्मल एक चीज़ों को ही चेंज करके रख दिया है, ठीक है। अगर आपको उसकी नाव होनी है तो आप किस तरीके से ऑडिट कर पाएंगे। IFRS 9 है, आपको ICL के मॉडल का नहीं पता, आपको दूसरी चीज़ों को इतना इंडेप्थ नॉलेज नहीं है, तो आप किस तरह से मैनेजमेंट की चीज़ों को ठीक तरीके से या ठीक नज़र से देख पाएंगे। तो ऑडिटर्स ने अपने आप को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के हवाले से हमेशा अपडेट रखना है। इसीलिए जो ICAP है वो सेमिनार करवा रहे होते हैं, वर्कशॉप करवा रहे होते हैं, वो जो है CPD आवर्स की कैलकुलेशन इसीलिए रखी है कि ताकि जो है वो अप टू डेट रह सके, ठीक है। आजकल तो AI का दौर है,
डिजिटल अश्योरेंस मोड जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है। देखिए ना, बड़ी एक ट्रू लाइन है कि एक अच्छा अकाउंटेंट ही अच्छा ऑडिटर हो सकता है, ठीक है। अब उसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, उसको स्टैंडर्ड्स का नॉलेज नहीं है, या उस तरीके से अपडेट नहीं है, तो वो कैसे ऑडिट करेगा कि ये जो चीज़ें मैनेजमेंट ने मुझे बना के दे दी हैं कि ये वाकई एज़ पर स्टैंडर्ड्स हैं, एज़ पर रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो आपने अपने इस प्रिंसिपल को भी बड़ा मेंटेन रखना है, ठीक है। प्रोफेशनली बिहेव करना है, कॉन्फिडेंशियली है ना, क्लाइंट की चीज़ें हैं, इतना रेवेन्यू, इतने पैसे आए गए, ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, कल को वो लगाएंगे, ये प्रोजेक्शंस हैं, वो हैं, ठीक है। तो आपने ना ये कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल मेंटेन रखना है। ये नहीं है कि शाम सुबह और पूरा दिन ऑडिट करें, शाम को आके अपने दोस्तों को, यारों में बैठे उधर भी सारी आप बता रहे हैं। अब देखें ना, पब्लिक अगर कंपनी है उनका तो लॉस हो जाएगा इस तरह। मतलब वो जो आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आप डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्म्स जो है ना, ट्रेनी से इसके बारे में एग्रीमेंट ले ली होती है, वो एक कंट्रोल के तहत बता रहे होते हैं कि वो उन चीज़ों को नहीं बताएंगे। और ये पार्टनर्स की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है कि वो ट्रेनिस को इस तरीके से गाइड करें कि चीज़ें जो है वो रिकनसाइल्ड रहें, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपने मेंटेन रखना है। यही है कि ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट द अदर एविडेंस, अदर ऑडिट एविडेंस, ठीक है। एक एविडेंस आपको मिला कि ये चीज़ इस तरह है, लेकिन दूसरा मिला तो वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उधर ही अर्ज होना चाहिए। आपने फिर चीज़ों को दोबारा तरीके से देखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन दैट द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी चेक करनी है कि वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, किसी ने कोई पीडीएफ को तो एडिट नहीं किया हुआ पीडीएफ एडिटर से, ठीक है। कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो उसको देखना है, लेजर स्कैन करने हैं, ये प्रोसीजर्स जिनमें आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। आपने प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करना है, मटीरियलिटी डिसाइड करते हुए, ऑडिट रिस्क करते हुए, अपनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कि ये प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। evaluating whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained and whether more needs to be done to achieve the objective of the ISAs, सारी चीज़ें अपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड्स में से कुछ की तो मैंने वीडियो बनाई हुई है और कुछ इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 बना रहा हूँ, तो आप इनको भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड सारे लिंक्ड होते हैं ज़्यादातर। अब जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है, ये वो। अब ISQM में जो क्वालिटी मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है उसमें भी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आइज़ा जो 220 है क्वालिटी से रिलेटेड है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारी मतलब स्टैंडर्ड्स लिंक्ड है। ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। ऑडिटर ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद ये ऑडिट रिस्क है कि वो फंक्शन है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क का। ये सारी चीज़ें हम जब ISA 300 है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू आपको इसका दिया है इससे पहले। उसके बाद है जी, आपने रिस्क देखना है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी और ओवरऑल अजर्शन या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस। ये आपको पता है ना, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस जो अजर्शंस होती हैं, ठीक है। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और जो अकाउंट बैलेंसेस हैं ये बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए होती हैं, ठीक है। ये भी तो हो सकते हैं ना कि पूरी की पूरी एक आपकी जो बैलेंस शीट है वही सही नहीं है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ही रिस्क है। और ये भी हो सकता है कि शायद एक हेड जो टैक्सेस का हेड है या स्टॉक का हेड है उस पर मसले मसाइल है, या जो रेवेन्यू का हेड है उसमें कोई मसले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकाउंट बैलेंस कंसिस्टिंग ऑफ अमाउंट डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट आर सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन। ये बेसिकली इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन वो है, एग्जांपल है कि इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि जो इनहेरेंट मतलब कंट्रोल में नहीं है वो हो रहा है, मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट रिस्क का है। जैसे कि कोई अजम्पशंस वगैरह की बेस पे कोई अकाउंटिंग हो रही है तो उसमें रिस्क होता है वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट। Detection risk relate to the nature, timing and extent of audit procedure that are determined by the auditor to reduce the audit risk to acceptable low level, ठीक है। कि आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए रिस्क को कम करने के लिए वो सारे उनको शायद डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो एक डिटेक्शन रिस्क भी है, ठीक है। आपने उसको कम कैसे करना है, एडिक्वेट प्लानिंग करके, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ पर्सोनल करके, ठीक है। आपने प्लानिंग करनी है कि इन एरियाज पे मैंने ज़्यादा काम करना है, ठीक है। एक जो है दूसरे जो लोग हैं जो कि आपके मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं
उनको आपने वो एरियाज असाइन करने हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपने देखनी है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट की होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नेचर हो सकती है, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर हो सकती है, द नीड फॉर द ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। मैनेजमेंट आपको प्रेशराइज कर सकती है कि आपने जो है ना यही टाइम आपके पास और यही कॉस्ट है, आपने इसी में करना है। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर की नेचर है, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें अपने जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें देखना होता है। आपने जब एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, इससे अगला हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आपने मैनेजमेंट को बतानी होती है कि भाई ये चीज़ें आपने हमें प्रोवाइड करनी है तो ही ऑडिट कर सकेंगे हम, ठीक है। कोई फ्रॉड वगैरह के इश्यूज़ हैं या कोई इस तरह की स्कीम चल रही है तो आपने वो भी उनकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हुए बेनिफिट और कॉस्ट का ज़रूर ख्याल रखना है। ये नहीं है कि एक आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हुए इतनी कॉस्ट लगा दी है कि पूरी फर्म ही आपने ला के उस क्लाइंट पे बिठा दी है, बाकी जो पिछले काम है वो सारे इफेक्ट हो गए। तो मतलब इस तरीके से आपने थोड़ा एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेके भी चलना होता है। अच्छा जी, ये था स्टैंडर्ड, ठीक है। 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें ये लिखा कि ईच आइजा कंटेन वन और मोर ऑब्जेक्टिव विच प्रोवाइड अ लिंक्स बिटवीन रिक्वायरमेंट्स। आइजास में लिंक्स होते हैं, इसका तो हमें आइडिया है, ठीक है। आइजा 230 इस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इन दोज एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिटर डिपार्ट फ्रॉम द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि जब आप कोई रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से डिपार्ट कर रहे हो तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर मेंटेन रखनी है। और जी बाकी ऑडिटर्स ने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है नहीं है और ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए, ये सारी प्रोफेशनल जजमेंट्स हैं। तो फुली ये स्टैंडर्ड था, आपको चीज़ें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है जो हम पढ़ेंगे, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट 210, कि आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का पता चल गया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैंने ये जो है ना अश्योरेंस की टाइप जो है उस पर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो अब आपने उन क्लाइंट के साथ टर्म्स को जो है वो डिसाइड करना है, एक रिटन फॉर्म में लेके आना है, उस पर स्टैंडर्ड है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।